चलो देखो आयुषी शर्मा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये था कि सर वो पावर 3/2 कहां से आई। तो बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक डेरिवेशन पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के कारण से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, इसका फॉर्मूला अलग था। सेंटर के बाद उसके बाद हम लोगों ने आर डिस्टेंस पर सेंटर से रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। उसको हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड कर रखी थी। फाइंड की थी कि नहीं फाइंड की, बताइए बोलो। सर्कुलर रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड क्या की थी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni a square divided by 2 a square plus r square to the power 3/2। ये हमने फाइंड किया था, याद आया कुछ? ये फॉर्मूला किसके लिए था? अगर कोई रिंग है, इस रिंग के कारण से इस रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर, इस रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, ये हम लोगों ने फाइंड किया था। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, फिर इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, फिर इसके कारण से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया गया था, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाला गया था, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इसका कांस्टेंट बनेगा cos थीटा और ये वाला cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और sin थीटा प्लस हो जाएगा। कुछ ऐसा डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, याद आया? तो यहां से आया फॉर्मूला कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इतनी बनेगी, क्योंकि ये रिंग जैसा दिख रहा है कुछ, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, जैसा आपने बताया ये छोटा सा एलिमेंट लिया गया है। छोटा सा एलिमेंट क्यों लिया गया है? क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ, जैसा कि अभी ममता ने बताया, बायोट-सेवर्ट लॉ जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है? छोटे से एलिमेंट पर बेस्ड होता है। तो हम पूरे सोलेनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो चाहते हैं, बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे से एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, जिसकी लंबाई है, इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई dx है, जैसे हम लोग dl लेते चले आ रहे थे वैसे यहाँ पर dx लिया गया है, और इस dx की मिड पॉइंट से डिस्टेंस x है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस x है, और यहां से मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? r है, यानी इस O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। इतना समझ में आया? तो चलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी भाई? इस एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बताइए थोड़ा सा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? r माइनस x होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r माइनस x होगी। तो बताइए इस छोटे से एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N। क्या यहाँ पे कैपिटल N लिखा जाएगा या कुछ और लिखा जाएगा? ये देखिए कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अब इस छोटे से एलिमेंट में कितने टर्म्स हैं, कैसे फाइंड करोगे? इस छोटे से एलिमेंट में कितने टर्म्स हैं, कैसे फाइंड करोगे बताओ भाई? तो n dx हो जाएगा। क्यों n dx हो जाएगा, कारण बताइए। n क्या है? n is the small n is the number of turns in per unit length, n is the number of turns in per unit length, और dx क्या है? इस एलिमेंट की लंबाई है, तो लंबाई को n से dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी लंबाई में कितने टर्न्स होंगे ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या लग गया? n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और किसकी वैल्यू? r माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/,
समझ में आया? अब चलिए dv को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो जो x होगा और जो a होगा, x और a r के कंपैरिजन में बहुत छोटे हो जाएंगे ना। अगर ये p बहुत दूर है तो r देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, और r के कंपैरिजन में x और a बहुत छोटे हो जाएंगे। तो जब x और a बहुत छोटे हो जाएंगे तो उस कंडीशन पर वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब r स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा कि नहीं बताओ भैया? ये तो नेगलेक्ट हो गया, a स्क्वायर और x स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, बचा क्या? r स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये r स्क्वायर से पावर 2 कट जाएगी, बचेगा क्यूब। तो क्या बचेगा यहाँ से वैल्यू? dv की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, यही मिलेगा? बताओ, यही मिलेगा ना? अब क्या करेंगे, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर, इसके कारण से, इस छोटे से एलिमेंट के कारण से, है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण से अगर हमें पूरे के कारण से निकालना है तो क्या करेंगे? पूरे के कारण से निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे? dv को इंटीग्रेट करेंगे। dv कहां से कहां तक चाहिए हमें? यहां से यहां तक चाहिए। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक चाहिए, है ना, यहां से यहां तक चाहिए। तो भैया ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होता है, सॉरी राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव। तो ये L है, ये L नेगेटिव हो गया और ये L पॉजिटिव हो गया। तो क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन -L से +L तक। समझ में आ गया? अब इंटीग्रेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा। क्या कांस्टेंट मिलेगा भाई? म्यू नॉट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या बचा? x r स्क्वायर कांस्टेंट है, dx बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ dx बचेगा। म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन L से -L से +L तक dx का कर देंगे। आ गई बात समझ में इतनी? तो म्यू नॉट n I a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x का, dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, x। तो x हो गया -L से +L तक अपॉन 2r क्यूब। यहाँ पर वैल्यू मिली म्यू नॉट n I a स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट L है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2L इंटू 2L अपॉन 2r क्यूब। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? म्यू नॉट n I a स्क्वायर L अपॉन पाई r, सॉरी क्यूब, पाई r क्यूब नहीं, क्यूब मिलेगा यहाँ पर। इतना समझ में आया? इधर कर लो, रफ कर दें इतना पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, इतना मैं रफ कर रहा हूं। चलिए आगे देखिए भाई, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया? b इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट n I a स्क्वायर L अपॉन पाई r स्क्वायर, सॉरी क्यूब है r क्यूब। अब क्या करते हैं, क्या इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या? पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या? तो देखो क्या बचेगा? म्यू नॉट I पाई स्क्वायर पाई a स्क्वायर, और n l को एक साथ लिख दे रहे हैं, n और l को एक साथ लिख दिया हमने, और क्या किया यहाँ पर? पाई r क्यूब हो गया। इतने में किसी को दिक्कत है बताओ? तो यहां से वैल्यू क्या मिल गई? देखो यहां से वैल्यू मिलेगी आपको म्यू नॉट I। अब ये जो NL है, N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, और पूरी लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां से यहां तक मल्टीप्लाई किया गया है, यहां से यहां तक मल्टीप्लाई किया गया, देखो L से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि पूरी लेंथ कितनी है 12 है, पूरी लेंथ कितनी है, तो ये NL किसके बराबर होगा, ये NL देखो भैया, जो कैपिटल N होगा, कैपिटल N होगा वो NL के बराबर होगा कि 12 के बराबर होगा, N 12 के बराबर होगा ना, तो NL कितने के बराबर होगा, NL बराबर होगा N/2 के, NL कितना आएगा N/2 आएगा ना, तो N/2 लिखो, N/2 आ गया, तो भाई यहां पर हो गया N/2, और ये क्या लिखा है, ये NL हो जाएगा N/2, तो ये हो गया N/2, और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, एरिया के बराबर, एरिया के बराबर, और नीचे क्या बचा, समझ में आया, पाई आर क्यूब होगा, पाई आर क्यूब। अब देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट 2NIA डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, यही तो मिलेगा। अब देखो मैग्नेटिक, ये तो हो गया किसका फॉर्मूला, ये सोलेनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, सोलेनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब बताओ अगर एक बार मैग्नेट होता है, ये एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, इसके एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पर B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, यही तो होता है। अब देखो कंपेयर करो इन दोनों में कंपेयर करो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, r क्यूब यहां पर भी है, r क्यूब यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, m किसके बराबर है, यानी ये किसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर आ गया, यही तो फॉर्मूला होता है। इसका मतलब सोलेनॉइड क्या होता है, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये प्रूविंग हो गई, समझ में आया। वेयर n, ये जो m है ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और किसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो कल हम लोगों ने क्लास डिस्कस की थी, कल भी तो यही पढ़े थे कि नहीं, कल भी तो यही पढ़े थे कुछ, कल हम लोगों ने सर्कुलर रिंग पढ़ा था, सर्कुलर रिंग पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, सर्कुलर रिंग एज अ डाइपोल, सर्कुलर जो रिंग होती है जिसको हम सर्कुलर लूप भी कहे थे, करंट लूप एज अ डाइपोल पढ़े थे ना कल, उसके मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या आया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का IA ही तो आया था, M = IA आया था, सिंगल टर्न था तो IA आएगा, और अगर n टर्न्स हो जाएंगे तो NIA आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो करंट लूप जो होता है, सोलेनॉइड होता है, जो बार मैग्नेट होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सब के सब एक जैसे बिहेव करते हैं, आप सबको इक्विवेलेंट करते चले आ रहे हो, सबको इक्वल जैसा दिखाते आ रहे हो आप, सही बात है, समझ में आया, कोई दिक्कत अभी तक, हाँ बोलो सर, बोल के चुप ना रहा करो, बोलो, हाँ आता है, लंबा चौड़ा भले है लेकिन आता है पेपर में, इसीलिए पढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने कहा था कि खुद से पढ़ लो 1-2 बार तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा, इसीलिए कहा था, इसको पढ़ोगे 1-2 बार और पढ़ लेना, अगर मौका मिले टाइम के लिए, तो आप लोगों के पास, भाई बिजी आदमी हो, शेड्यूल आप लोगों का बिजी है, मुझे भी पता है,
थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए अगर उस बिजी शेड्यूल से, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसको एक दो बार हम पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कहा था, क्या डिस्कस करने के लिए कहा गया था? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन करने के लिए कहा गया था। आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म टच कर लेंगे और अगला टॉपिक हमारा यही है, अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अर्थ के मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया ये हमारी अर्थ है, और अर्थ किस तरह से बिहेव करता है? अर्थ बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह। ऐसा लगता है कि इसके अंदर में, यानी अर्थ के नीचे कोई बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा है, ऐसा लगता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जिससे ऐसा दिख जाता है, ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है? अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट छुपा करके रखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है। बट अब ऐसा है कि नहीं है ये पता नहीं, बट ऐसा महसूस हो रहा है कि अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा गया है। तो एज्यूम किया, साइंटिस्टों ने एज्यूम किया, और उसके बेसिस पर एज्यूम करने के बाद जो फॉर्मूले निकाले, जो डेरिवेशंस किए, वो सब सही साबित हो रहे थे। उनके अकॉर्डिंग जो सोच होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल और सोच दोनों मैच खा रही थी। जब प्रैक्टिकल और सोच दोनों मैच खा जाती है तभी वो चीजें बुक में प्रिंट होती हैं, फिर वही चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है, आगे की जनरेशंस को पढ़ाई जाती हैं। जब हमारी सोच और हमारी एक्सपेरिमेंट्स दोनों मैच खाने लगते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल डाल्टन ने भी एटॉमिक थ्योरी दी है और रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक थ्योरी दी है, बट डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी फेल हुआ क्योंकि वो उनकी सोच थी, सोच को एक्सपेरिमेंट में जब ट्रांसफर किया गया तो वो सही नहीं पाए गए। बट रदरफोर्ड की जो सोच थी और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, वो दोनों मैच खाते हैं, मिलते हैं, इस वजह से उनका एटॉमिक मॉडल आज भी वैलिड माना जाता है। हो सकता है? बिल्कुल, बोलो। क्योंकि बेटा उन्होंने ही स्टार्ट किया था और उनकी कुछ थ्योरी आज भी सही है, सारी चीजें उनकी फेल नहीं हुई हैं, कुछ चीजें फेल हुई है जिसकी वजह से जो फेल होने के बावजूद भी उनको पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें फेल होने के बावजूद भी कुछ चीजें अभी भी एप्लीकेबल हैं और कुछ चीजों पर वो आज भी सही हैं। इस वजह से इस तरह से कहा जाए तो रदरफोर्ड का मॉडल भी फ्लॉप हुआ है, रदरफोर्ड का मॉडल भी पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर उसके बाद बोर और बरी आए थे, बोर बरी ने भी अपने मॉडल दिए थे, तो वो भी आज तक बोर बरी को भी देखा जाए तो वो भी एकदम सही मॉडल नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट और उनकी सोच दोनों मेल खाती है कुछ टर्म्स पर। कुछ टर्म्स मैच नहीं खाते हैं बट कुछ टर्म्स तो मैच कर रहे हैं ना, उन्हीं के बेसिस पर उनको पढ़ा जाता है। डाल्टन की थ्योरी सिर्फ आप लोगों को अभी इतनी ही समझाई गई है ना कि इलेक्ट्रॉन एक जैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाई देता है, डाल्टन ने यही बताया था। लेकिन डाल्टन ने इसके अलावा भी क्या किया था और उसकी थ्योरी से, उनकी ये इस थ्योरी से क्या क्या चीजें निकल करके बाहर आई थी वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है और शायद 12th तक आप पढ़ोगे भी नहीं वो चीज। शायद क्या 12th तक नहीं पढ़ोगे, 12th के बाद पढ़ोगे, जब बीएससी सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से क्या पढ़ाया गया है। हाँ चलो पढ़ो, बस बकवास खत्म, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा है, अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा है, क्या सोच है साइंटिस्टों की, क्या कहते हैं साइंटिस्ट, जिसके बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे गए। कुछ का कहना था कि अर्थ के मैग्नेटिज्म है क्योंकि वो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेट करने की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म है। कुछ का कहना है सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, इस वजह से मैग्नेटिज्म है। लेकिन कहीं ना कहीं वो थ्योरीज फेल होती गई। फाइनली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम मुझे भी याद नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे नाम नहीं याद है, बट वो साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, बिल्कुल सही पाया गया, तो कहा गया भैया आप ही सही हो, बाकी सब फ्लॉप कर दो, यही सही चल रहा है। तो अभी तक यही सही चल रहा है। माना गया कि अर्थ के सेंटर पर
एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। अब देखो ज्योग्राफिकल साउथ पोल क्या होती है। ज्योग्राफिकल साउथ पोल वो पोल होती है जिसके अराउंड हमारी अर्थ रेवोल्यूट करती है, अर्थ का रेवोल्यूशन होता है। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है ना, बोलो, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ना। तो क्या रोटेशनल एक्सिस एकदम सीधी है? क्या रोटेशनल एक्सिस एकदम सीधी है? रोटेशनल एक्सिस सीधी नहीं है। अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होकर के, थोड़ा सा मुड़ करके अपनी एक्सिस से, यानी स्ट्रेट जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा मुड़ करके घूमती है। अर्थ जो है रोटेट तो करती है, बट किस एक्सिस से रोटेट करती है? थोड़ा सा बेंड होकर के। कितना बेंड है ये कितना बेंड है? पता है किसी को? नहीं, 11.3 डिग्री नहीं है। ये बेंड है कितना? 11.3 डिग्री। तो उसमें जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उसके बीच का एंगल है 11.2 डिग्री सेल्सियस। नहीं, इसका 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री के एंगल पर, यानी स्ट्रेट एक लाइन, अगर हम अर्थ एज्यूम करते हैं, अर्थ से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एकदम लाइन खींचते हैं, तो उस लाइन से अर्थ, यानी ये वाली लाइन और अर्थ जो है वो उतने से 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री इतने डिग्री एंगल पर बेंड होकर के घूमती है, रोटेट करती है। लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल और अर्थ की जो पोल है, यानी अर्थ का नॉर्थ पोल और अर्थ का साउथ पोल, ये रोटेशनल एक्सिस के साथ 11.2 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये तो हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस के साथ 22 डिग्री का एंड हाफ का एंगल बनाया। लेकिन जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर है कुछ, और उसका साउथ पोल यहाँ पर है, यानी अर्थ